हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई होप कि आप सब घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। हम जो टॉपिक जो पढ़ रहे हैं और जिस क्लास से जो ये टॉपिक रेलेवेंट है वो है आपकी बीकॉम सेकेंड ईयर का कॉस्टिंग वाला पेपर। जो टॉपिक अपन लोग करंटली रीड कर रहे हैं वो है आपका इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने जो मैटर देखा था वो था आपका कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी और मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट मैनेजमेंट। इनके बारे में अपन ने थोड़ा डिस्कशन, थोड़ा एक्सप्लेनेशन अपन ने देखा था। आज जो अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं वो है आपका लागत लेखांकन के उद्देश्य। आप इस स्लाइड में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे अपन इस वीडियो में। लागत लेखांकन के उद्देश्य क्या होते हैं। मैंने आपको लागत का अर्थ, लागत लेखांकन, लागत प्रबंधन, लागत लेखाशास्त्र के बारे में अच्छे से समझाया था पिछले वीडियो में। आज अपन देखते हैं कि लागत लेखांकन के उद्देश्य क्या हैं। तो सबसे पहले जो उद्देश्य होता है लागत का अन्वेषण। इट मीन्स, इसका मतलब ये होता है लागत का अन्वेषण। लागत लेखांकन का जो एक मुख्य उद्देश्य है लागत का अन्वेषण करना। अन्वेषण शब्द का मतलब है लागत का पता लगाना। किसी भी वस्तु, सेवा या किसी भी मद की अगर आपको लागत पता करनी है तो उसका आपको लागत का लेखांकन करना ज़रूरी होगा, तभी आप उस वस्तु या सेवा की लागत का पता लगा पाओगे। तो लागत लेखांकन में चूंकि अपन किसी भी वस्तु या सेवा से संबंधित लागत सूचनाओं का एकत्रीकरण करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, फिर उनका सारांश करते हैं और फिर उनका विश्लेषण करते हैं, तो इस प्रोसेस से अपन किसी भी वस्तु या सेवा की कॉस्ट डिसाइड कर पाते हैं। तो सबसे पहला जो उद्देश्य हो जाता है वो है आपका लागत लेखांकन का लागत का अन्वेषण या एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, क्लियर है। दूसरा जो उद्देश्य है वो है विक्रय मूल्य और लाभप्रदता का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी वस्तु या सेवा की लागत अगर अपन डिसाइड कर लेते हैं तो अब अपन डिसाइड कर सकते हैं कि अपन उस वस्तु या सेवा से कितना प्रॉफिट कमाएं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको कॉस्ट पता होनी चाहिए, तभी आप अपना मार्जिन या प्रॉफिट का हिस्सा जोड़ के उसकी फाइनल कॉस्ट या सेलिंग प्राइस डिसाइड कर पाओगे। तो दूसरा उद्देश्य ये हो जाता है लागत लेखांकन का कि किसी भी वस्तु या सेवा के लिए जो लागत लेखांकन किया जाता है वो उस वस्तु या सेवा का विक्रय मूल्य निर्धारित करने और लाभ का परसेंटेज या लाभ प्रॉफिटेबिलिटी डिसाइड करने के लिए लागत लेखांकन किया जाता है। तीसरा उद्देश्य होता है लागत नियंत्रण। इससे पहले मैंने आपको कुछ चीज़ भी बताई थी, एक तो लागत नियंत्रण होता है और एक लागत में कमी होता है। ठीक है, दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। अब कॉस्ट कंट्रोल आखिर में होता क्या है देखते हैं अपन क्या लिखा हुआ है। व्ययों में अनुशासन बनाए रखना अच्छी लागत लेखांकन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, लिखा हुआ है, क्लियर हो जाएगा। व्ययों में अनुशासन का मतलब है कि आप फालतू में कोई खर्चा ना करें, जो भी खर्चा करें प्रॉपर तरीके से करें। किसी भी वस्तु या सेवा के लिए वो खर्चा ज़रूरी हो, उसकी क्वालिटी, उसकी किस्म के लिए वो सुधार करने में ज़रूरी हो। ठीक है, और उस खर्चे से कस्टमर सेटिस्फाई हो। ठीक है, सबसे ज़्यादा चीज़ यही है। आपकी एक तो कॉस्ट भी कम होनी चाहिए प्रोडक्ट की, और वो कस्टमर के लिए फ़ायदेमंद भी होना चाहिए। वो कोई भी वे अगर आप किसी भी वस्तु या सेवा के लिए कर रहे हो तो वो कस्टमर को बेनिफिट देने वाला होना चाहिए। तो ऐसे ही खर्चे अपने को करने हैं और इसी को बोलते हैं व्ययों में अनुशासन। किसी भी वस्तु या सेवा का अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो व्ययों का अनुशासन का मतलब है कि फालतू में ऐसे वैसे व्यय नहीं करने जिनकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। तो लागत नियंत्रण मतलब लागत लेखांकन करने का मुख्य उद्देश्य ही लागत नियंत्रण करना है। ऐसे व्ययों का अनुशासन अपन बना लें जिससे लागत लेखांकन से पता चल जाए कि ये व्यय फालतू के हैं, इनको नहीं करना है, और ये व्यय ज़रूरी है, इस व्यय से वस्तु या सेवा की किस्म या गुणवत्ता में सुधार होता है। ऐसे ही व्यय अपने को उसमें करने होते हैं। ठीक है, तो जो अब इसी लागत नियंत्रण के अंतर्गत सब मतलब कुछ उप उद्देश्य जिनको आप कह सकते हो, तो क्यों अपने को लागत लेखांकन करना पड़ता है। इस लागत लेखांकन के जरिए अपन क्या कर पाते हैं, देखिए, पूर्व निर्धारित मानक या परिणामों का निर्धारण। अपन लागत वस्तु या लागत केंद्र के लिए मानक लागत या प्रदर्शन लक्ष्यों को उत्पादन या सेवा गतिविधि की शुरुआत से पहले निर्धारित किया जाता है। ये वांछित लागत या परिणाम है जिसे प्राप्त करने की आवश्यकता है।
समझ रहे हो, थोड़ा टेक्निकल है, मैंने आपको पहले ही बताया है। ये जो कंटेंट मैंने यूज़ किया है आपको पढ़ाने के लिए वो है ICAI इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर ये अवेलेबल है। और यही कंटेंट सारी बुक्स, इंडिया में जितनी भी कॉस्टिंग की बुक्स लिखी जाती है या मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक्स लिखी जाती है वो इसी कंटेंट को बेस बनाकर राइटर्स उसको यूज़ करते हैं। तो इसकी भाषा थोड़ी सी आपको जटिल लगेगी, बट हम हैं आपको समझाएंगे। क्या इस पॉइंट में लिखा है, लागत नियंत्रण का जो ए वाला जो पॉइंट है, पूर्व निर्धारित मानक या परिणामों का निर्धारण। देखिए, किसी भी वस्तु या लागत केंद्र के लिए मानक लागत या प्रदर्शन लक्ष्यों को उत्पादन या सेवा गतिविधि की शुरुआत से पहले निर्धारित किया जाता है। ये काम कब कर पाओगे, किसी भी वस्तु या लागत केंद्र, कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है जहाँ पर लागत व्यय होती है। अब या ये तो कोई प्रोडक्शन वाली जगह होगी या कोई वस्तु या सेवा होगी, ठीक है। तो ये कॉस्ट सेंटर होते हैं, तो इन चीज़ों को पहले डिसाइड करना होता है, ठीक है। अब अपन इनके लिए कैसे डिसाइड कर पाएंगे, अपने पास सूचनाएं होनी चाहिए ना लागत से संबंधित। किसी भी कॉस्ट सेंटर पर अगर लागतें जो व्यय हो रही है किस तरह की हैं, क्या उनका वर्गीकरण है, कौन सी लागतें स्थिर हैं, कौन सी परिवर्तनशील हैं, तो ये सब किससे पता चलेगी अपने को, लागत लेखांकन से। क्योंकि उसकी एक प्रॉपर प्रोसीजर है जिसमें लागतों को पहले एकत्रित करेंगे, फिर वर्गीकृत करेंगे, फिर सारांशित करेंगे, फिर विश्लेषित करेंगे। ये 4-5 चीज़ें मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये लागत लेखांकन की डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये हर चीज़ जगह काम आएगी। और अपन देख रहे हैं लागत लेखांकन के उद्देश्य, ठीक है। तो किसी भी लागत वस्तु या लागत केंद्र में उत्पादन या सेवा गतिविधि की शुरुआत से पहले निर्धारित किया जाता है। तो ये उद्देश्य हो जाता है आपका लागत लेखांकन। किसी भी लागत केंद्र को अगर आप डिसाइड कर रहे हो कि वस्तु या सेवा के लिए ये वाला लागत केंद्र होगा तो उसके लिए लागत सूचनाएं होनी ज़रूरी है। और ये सूचनाएं आपको कहाँ से मिलेंगी, लागत लेखांकन से। तो एक उद्देश्य ये हो जाता है। दूसरा है वास्तविक निष्पादन का मापन, कि आप एक्चुअल में क्या परफॉर्मेंस दे रहे हो, प्रोडक्शन क्या है, उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, किस डिपार्टमेंट से आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। डिपार्टमेंट वाइज आपको कॉस्ट पता होनी चाहिए, तभी आप क्या होगा, मेजरमेंट द एक्चुअल परफॉर्मेंस कर पाओगे, तभी आप वास्तविक निष्पादन का मापन कर पाओगे। तो एक उद्देश्य ये हो जाता है। ये जो उद्देश्य हैं ABCD तक के, ये लागत नियंत्रण के अंतर्गत है। और लागत नियंत्रण पूरा किसका उद्देश्य हो गया, आपका लागत लेखांकन का। तीसरा देखिए, इसमें लागत नियंत्रण में तीसरा C जो पॉइंट है, निर्धारित मानक या लक्ष्य के साथ वास्तविक प्रदर्शन की तुलना, ठीक है। देखिए, जो लागत नियंत्रण जो लिखा हुआ है ना, तो सबसे पहले आपको नियंत्रण को समझना है। नियंत्रण में अपन क्या करते हैं, प्रमाप स्तर अपन डिसाइड करते हैं और फिर वास्तव में जो अपन एक्चुअल जो परफॉर्मेंस होती है उसका अंतर देखते हैं कि कम ज़्यादा, अगर कमी है तो क्यों है, ज़्यादा है तो क्या कारण है, एफिशिएंसी में सुधार हुआ है या कम एफिशिएंसी हो गई है। तो इस लागत नियंत्रण से अपन किसी भी वस्तु या सेवा की स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड कर देते हैं कि क्या नाम से, मटेरियल का इतना वे होगा, लेबर का इतना वे होगा, ओवरहेड्स इस रेट से वे होंगे, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या कॉस्ट आपके आ रही है, ठीक है। मान लीजिए आपने डिसाइड कर दिया कि लेबर में कॉस्ट 10 रुपये आएंगे और मटेरियल में कॉस्ट 10 रुपये आएंगे, ओवरहेड में कॉस्ट 10 रुपये आएंगे, टोटल मिला के आपकी हो जाती है 30 रुपये। ये आपने स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया सामान्य परिस्थितियों को आधार मानकर कि एक वस्तु या सेवा की पर यूनिट कॉस्ट 30 रुपये आएंगी, जिसमें 10-10 रुपये आपके मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स के होंगे, ठीक है। बट एक्चुअल परिस्थितियाँ अलग हो सकती है, क्योंकि हो सकता है प्राइस में कमी हो जाए या वृद्धि हो जाए, कुछ देखो कुछ भी एबनॉर्मल परिस्थितियाँ पॉसिबल है, ठीक है। तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर आपका चेंज हो जाएगा। तो जो डिफरेंस होगा ये किससे, ये इन सब चीज़ों की आपके पास सूचना होंगी तभी तो आप कर पाओगे। यानी कि लागत से संबंधित सूचनाएं आपके पास होंगी, स्टैंडर्ड आपने किस तरह से बनाए थे और वास्तविक डाटा जो एक्सपेंडिचर जो हो रहे हैं उनकी सूचनाएं, उनको क्लासिफिकेशन, उनका विश्लेषण, उनका सारांश जब आपके पास अवेलेबल होगा तभी तो आप ये चीज़ कर पाओगे। तो एक उद्देश्य ये आपका हो जाता है कि निर्धारित मानकों की लक्ष्य के साथ वास्तविक प्रदर्शन की तुलना करने के लिए भी लागत लेखांकन की आवश्यकता होगी, ठीक है। डी जो पॉइंट है वो है विचरण और कार्य का विश्लेषण। ये पूरी प्रोसेस है नियंत्रण की कि जब विचरण का मतलब है अंतर, वेरिएशन, कम ज़्यादा होना। अब वो क्यों है, ठीक है, वो क्यों आया, कार्य का विश्लेषण आप देखोगे, जैसे ही आपको कमी या वृद्धि
दिखेंगी तो आप जानना चाहोगे कि आखिर में कमी क्यों हुई। कॉस्ट कम हुई तो कैसे हुई, क्या इससे किसी वस्तु की किस्म में या गुणवत्ता में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, ये चीज़ आप जानना चाहोगे। कि मान लो 30 रुपये आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड की थी, अब 28 रुपये आपके कॉस्ट आ रही है, तो आप सोचोगे तुरंत कि कोई ऐसा एक्सपेंडिचर या कोई ऐसा वे या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं छूट गई है वस्तु को शामिल करने में, वस्तु की कॉस्ट में शामिल करने के लिए, कि उसकी किस्म ही डिफेक्टिव हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आप जानना चाहोगे। तो ये चीज़ भी तभी पॉसिबल होगी जब आपके पास कॉस्ट से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध होंगी। लास्ट में आपका जो आता है लागत लेखांकन का जो चौथा जो उद्देश्य है, ये अपन ने तीसरे उद्देश्य के सब पॉइंट हैं, उपबिंदु अपन ने उसके देखे हैं। लागत कटौती, कॉस्ट रिडक्शन। अब देखिए कॉस्ट कंट्रोल भी है साथ में और कॉस्ट रिडक्शन भी है, दोनों आपको सेम लगेंगे बट काफ़ी अंतर है। बस यही चीज़ आपको समझनी है और कॉमर्स वाले स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि कॉस्ट कंट्रोल क्या है और कॉस्ट रिडक्शन क्या है, दोनों में काफ़ी अंतर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपन कि कॉस्ट रिडक्शन आखिर में होता क्या है। उधर लागत नियंत्रण में क्या देखा था अपन ने, लागत नियंत्रण में अपन ने देखा था व्यय में अनुशासन बनाए रखना। ठीक है, वही कॉस्ट कंट्रोल है। व्यय फालतू के व्यय आपको नहीं करने हैं, सिर्फ वही व्यय करने हैं जो वस्तु की किस्म या गुणवत्ता को बनाए रखते हैं। ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन का मतलब है, इसको किस प्रकार से इसमें परिभाषित किया है, देखिए, निर्मित माल या प्रदत्त सेवाओं की इकाई लागत में वास्तविक तथा स्थायी कटौती को बिना इसकी इच्छित उपयोगिता को व्यवधान पहुंचाए अथवा उत्पाद की गुणवत्ता में बिना कोई कमी लाए प्राप्त करना। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है, थोड़ा सा जटिल वर्ड है इसमें लिखे हुए हैं क्योंकि ये एक मेन कंटेंट है, मुख्य कंटेंट है। इसी के बाद से आपकी किताबों, दूसरी किताबों में आपको डेफिनेशन मिलेगी, उसका एक्सप्लेनेशन देके, तो इसको थोड़ा सा समझना है। बट अगर आप इस वाले डेफिनेशन को कहीं पर भी लिखते हो किसी भी एग्ज़ाम में तो आपको डेफिनेटली 100% मार्क्स इसके मिलेंगे, कभी भी कटौती आपके मार्क्स में नहीं की जाएंगी। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इसको समझना है कि किस मीनिंग का, किस वर्ड का क्या मीनिंग है। देखिए, निर्मित माल या प्रदत्त सेवाओं की इकाई लागत में, पर यूनिट कॉस्ट में, कोई भी वस्तु है, निर्मित माल यानी कोई भी गुड्स या वस्तु हो सकती है, प्रदत्त सेवाएं हो सकती है, उसकी पर यूनिट कॉस्ट में, उसकी जो पर यूनिट कॉस्ट होगी यानी कि प्रति इकाई लागत जो होगी, वास्तविक तथा स्थायी कटौती, उसमें जो कटौती प्रति इकाई लागत में जो कमी करनी है। मान लीजिए किसी भी वस्तु की पर यूनिट कॉस्ट 10 रुपये है, ठीक है, तो 10 रुपये वास्तविक है, ये एक अनुमानित नहीं, वास्तविक कटौती है। तथा स्थायी कटौती को हमेशा के लिए वो कटौती होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक साल तो 10 रुपये और फिर अगले साल 1200 रुपये उसकी कॉस्ट हो जाती है, फिर 14 हो जाती है, फिर 12 हो जाती है, ऐसे नहीं। स्थायी कटौती हमेशा के लिए वही होनी चाहिए। तो स्थायी कटौती को बिना इसकी इच्छित उपयोगिता को व्यवधान पहुंचाए, उसकी जो उपयोगिता, उसकी जो यूटिलिटी है उस वस्तु या सेवा की, उसकी जो किस्म है, उसकी जो गुणवत्ता है, उसमें कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। आप किसी वे में कटौती कर दो बट उसकी साथ में साथ उसकी क्वालिटी भी डिफेक्टिव हो जाए तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो कमी नहीं कहलाएगी, उसको लागत में कमी नहीं मानेंगे। वस्तु की किस्म और क्वालिटी, उसकी उसकी गुणवत्ता, उसकी उपयोगिता में कोई असर नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई बल्ब है, आपको इसको मैं अच्छे से उदाहरण से समझाता हूँ। बल्ब है, लाइट का जो बल्ब है, अब वो आपको मिलता है, जैसे मार्केट में जो एलईडी का जो बल्ब आता है 100 रुपये का मिलता है आपको, ठीक है। अब उस कंपनी को बनाने वाली इसकी कॉस्ट को कम करना चाहती है, कॉस्ट रिडक्शन करना चाहती है। अब आप मान लीजिए उसने वो 90 रुपये का बल्ब कर दिया, उसने कोई खर्चों में उसने कटौती कर दी, 90 रुपये का बल्ब कर दिया। बट उस बल्ब की जो पीरियड है लाइट देने की, जो प्रकाश वो जब तक चलेगा उसकी पीरियड घट जाती है। मान लीजिए साल भर चलने की उसकी थी पहले तो कैपेसिटी, बट अब वो 12 महीने ना चल के 10 महीने 11 महीने चल रहा है, तो क्या उसकी वाकई में क्वालिटी में सुधार हुआ है? नहीं। कॉस्ट रिडक्शन इसको नहीं बोलेंगे। कॉस्ट रिडक्शन तभी होता जब 90 रुपये तो उसकी कॉस्ट हो जाती बट उसकी क्वालिटी में कोई डिफेक्टिव नहीं आता। उसकी क्वालिटी, उसकी जो कैपेसिटी थी वो अगर 12 महीने ही रहती तभी उसको कॉस्ट रिडक्शन माना जाता। तो कॉस्ट दोनों में अंतर हो गया। देखो, व्ययों का अनुशासन उधर रखना पड़ता है कि फालतू के व्यय अपने को नहीं करने होते हैं। लागत नियंत्रण के अंदर सारे अपने को व्यय, सारे मैनेजमेंट उनका देखना होता है। कॉस्ट रिडक्शन के अंतर्गत सिर्फ ऐसे व्ययों में कटौती की जाती है जो वस्तु या सेवा की किस्म में कोई कमी नहीं करते और लागत में स्थायी कमी कर देते हैं, ठीक है। और उत्पाद की गुणवत्ता में बिना कोई कमी लाए अपन अगर लागत में कमी करते हैं
तो ही उसको कॉस्ट रिडक्शन बोला जाता है। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा बहुत ही कि कॉस्ट रिडक्शन क्या होगा। आपके बुक्स में ये अलग से पूरा लेसन भी है कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन के बारे में, ठीक है। ये चीज़ वहाँ पर भी और अच्छी सी क्लियर हो जाएगी। ये सिर्फ थ्योरिकल मैटर है, कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल दोनों थ्योरिकल हैं, बस आपको समझना है आखिर में होता क्या है। इनका कोई प्रैक्टिकल वो नहीं है, बाकी अकाउंटिंग है और कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना अगला उद्देश्य क्या होगा, ठीक है। काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़ना तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। मैं 5वां पॉइंट ले रहा हूँ, कॉस्ट रिडक्शन कॉस्ट कंट्रोल आपके समझ में आ गए होंगे, ऐसी मुझे आशा है। निर्णय लेने में प्रबंधन की सहायता करना, ठीक है। लागत नियंत्रण या कॉस्ट अकाउंटिंग जो है प्रबंधन को सहायता करते हैं निर्णय लेने में। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें डिसीजन कौन लेता है, मैनेजमेंट। एक कर्मचारी डिसीजन नहीं लेता। मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए, जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट की प्राइस में कमी करनी है या बढ़ोतरी करनी है या प्रॉफिट का परसेंटेज बढ़ाना है या विक्रय की मात्रा बढ़ानी है या विक्रय में कमी करनी है या विज्ञापन व्यय में वृद्धि करनी है या विज्ञापन व्यय में कमी करनी है, ये डिसीजन लेने होते हैं। और कौन लेता है, या मैनेजमेंट। और इन डिसीजन को लेने के लिए क्या होनी चाहिए सूचनाएं उनके पास, लागत से संबंधित सूचनाएं, जो किससे मिलेंगी, लागत लेखांकन से। ज़रूरी हो गया ना, ये इसका एक उद्देश्य हो गया, ठीक है। अब आ जाइए अपन लागत नियंत्रण लागत कटौती में अंतर, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। यहाँ पर भी आपकी ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसने काफ़ी कुछ मैटर ले लिया है कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन के बारे में, तो आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। तो देखते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे अपन। इस वीडियो में डिफरेंस ही अपन देख सकते हैं, अगला वीडियो अपन उसमें लागत लेखांकन का क्षेत्र देखेंगे। चलिए तुरंत अपन इसको देख लेते हैं, लागत नियंत्रण और लागत कटौती। ये घटौती शब्द नहीं है, कटौती है। कॉस्ट रिडक्शन को बोलते हैं कॉस्ट कटौती। देखिए लागत नियंत्रण में क्या होता है कि लागत नियंत्रण का उद्देश्य लागतों को स्थापित प्रमापों के अनुकूल बनाए रखना है। जो प्रमाप आप डिसाइड किए हैं, जैसे कि मटेरियल, लेबर और ऊपरी व्यय, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट के जो एलिमेंट होंगे वो मुख्यतः 3 ही होंगे, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स, ठीक है। इनके जो स्टैंडर्ड आपने डिसाइड किए हैं उनको अनुकूल बनाए रखना कि हमेशा यही स्टैंडर्ड से इनका व्यय होगा। ये किसका उद्देश्य होता है, आपका कॉस्ट कंट्रोल का, ठीक है। यानी कि व्यय में अनुशासन बनाए रखना होता है, ठीक है। दूसरा है कॉस्ट रिडक्शन। इसमें क्या किया जाता है, लागत कटौती लागतों में कमी से संबंधित है। लागतों में कमी होगी, उधर व्यय का अनुशासन अनुकूल बनाए रखा जाता है, ठीक है। बट इसमें क्या होती है, लागतों में वास्तविक कमी की जाती है, सभी प्रमापों को चुनौती देती है तथा उसमें सुधार के निरंतर प्रयास करती है, ठीक है। ये इसका अंतर हो गया। लागत नियंत्रण में दूसरा जो अंतर है आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, ठीक है। मैं साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब आप YouTube में जब इस वीडियो पे क्लिक करो तो इसके लिंक में क्लिक ना करो, इसके लिंक में क्लिक ना करें, ठीक है। आप सीधा वीडियो में जो टैप करें सीधा, तो आपको वहाँ पर अच्छा सा इसमें स्क्रीन खुलेगा और आपको कंटेंट साफ दिखेगा, ठीक है। तो अपन जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, दूसरा अपन देखते हैं। देखिए लागत नियंत्रण में विद्यमान दशाओं में न्यूनतम संभावित लागत लाने का प्रयास होता है। लागत नियंत्रण में क्या किया जाता है, विद्यमान दशाओं में जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन एक प्लांट में या एक ऑर्गेनाइजेशन में होती है उसमें ही न्यूनतम संभावित लागत लाने का प्रयास किया जाता है। जो वर्तमान जो परिस्थितियां होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हीं परिस्थितियों में कॉस्ट को कम से कम करने का प्रयास किया जाता है। इधर लागत कॉस्ट रिडक्शन में क्या करते हैं भाई, लागत कटौती किसी दशा को स्थायी नहीं मानती क्योंकि परिवर्तन का परिणाम नीची लागत होता है, ठीक है। ऐसा जो कॉस्ट कंट्रोल में किया जाता है वो कॉस्ट रिडक्शन में नहीं किया जाता है। वर्तमान परिस्थितियों को इसमें ध्यान में नहीं रखा जाता। इसमें सिर्फ वास्तविक कटौती ही लागत में की जाती है और उसकी किस्म में या गुणवत्ता में कोई भी असर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, लागत नियंत्रण में भूत और वर्तमान पर जोर दिया जाता है। प्रेजेंट और पास्ट, यानी कि पास्ट वाली जो सूचनाएं हैं लागत से संबंधित, और वर्तमान में जो एक्चुअल डाटा जो आपके कॉस्ट से रिलेटेड जो व्यय हो रहे हैं उनको ध्यान में रखकर लागत नियंत्रण किया जाता है। जबकि लागत कटौती में की दशा में वर्तमान और भविष्य पे जोर दिया जाता है, क्योंकि जो कटौती की जाएगी वो वर्तमान में की जाएगी और भविष्य के लिए स्थायी रूप से कटौती की जाती है। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही साल के लिए वस्तु की कॉस्ट में कमी की जाएगी, वो कटौती हमेशा के लिए होती है, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। लागत नियंत्रण एक निरोधक कार्य है, ठीक है। क्या है, निरोधक कार्य। इसमें एक क्या नाम से वस्तु या सेवा के जो व्यय होते हैं उनको एक प्रॉपर तरीके से
करने का उस पर जोर दिया जाता है। लागत घटौती एक सुधारात्मक कार्य है, सुधार किया जाता है कि उसकी किस्म में या गुणवत्ता में सुधार किया जाता है वस्तु की में। ये उस समय भी होता है जबकि एक कुशल लागत नियंत्रण व्यवस्था विद्यमान होती है। लागत कटौती कॉस्ट रिडक्शन तभी आप कर पाओगे जब एक संस्था में लागत नियंत्रण व्यवस्था, कॉस्ट कंट्रोल व्यवस्था, तो एक दोनों एक दूसरे के पूरक हो चुके हैं। देखिए इस लाइन से क्लियर हो जाता है कि कॉस्ट रिडक्शन तभी पॉसिबल है जब आप कॉस्ट कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। बट कॉस्ट कंट्रोल आप कॉस्ट रिडक्शन के बिना भी कर सकते हो, ठीक है। बट कॉस्ट रिडक्शन आप कॉस्ट कंट्रोल के बिना नहीं कर सकते। कॉस्ट रिडक्शन करने से पहले आपको कॉस्ट कंट्रोल वाली व्यवस्था अपनानी पड़ेगी, ठीक है। जब लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं, 5वां पॉइंट पढ़ रहा हूँ मैं, जब लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं लागत नियंत्रण समाप्त हो जाता है, ठीक है। जब लक्ष्य प्राप्त हो जाता है कि कॉस्ट कंट्रोल आपने जिस उद्देश्य के लिए लागू किया है संस्था में, जैसे ही वो प्राप्त हो जाता है तो कॉस्ट कंट्रोल की प्रक्रिया भी वहीं समाप्त हो जाती है, जबकि लागत घटौती में कोई दृश्यमान समाप्ति नहीं होती है। तो ये डिफरेंस है, एग्जाम की दृष्टि से आप इनको लिख सकते हो। 5 या 10 नंबर का अगर क्वेश्चन होता है तो ये पांचों पॉइंट आप अच्छे से याद करें, पढ़ें, इनको समझ में आ चुका होगा। तो छोटे छोटे पॉइंट हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से वीडियो हो गया होगा 20 से 22 मिनट का, और ये यूट्यूब में अपलोड हो जाएगा। अब अपन जो अगले वीडियो में देखेंगे लागत लेखांकन का क्षेत्र, ठीक है। इस टॉपिक को कोशिश करेंगे अपन 3-4 वीडियो में लेने की, ठीक है। तो अगला जो अपन वीडियो जो आएगा आपका लागत लेखांकन का क्षेत्र, स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। तो हैव ए गुड डे, ध्यान रखिए अपना, और इस कोरोना महामारी से लड़ते रहिए, सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते रहिए। ये रिक्वेस्ट मैं आपसे हर वीडियो में करूँगा ताकि आप लोग ध्यान रखें अपना और अपने घर वालों का, और साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों को भी कोरोना महामारी के बारे में जागरूक करते रहें। धन्यवाद, हैव ए गुड डे।